जय हिंद। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के समक्ष क्लास 12 का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा के पार्ट 3 को लेकर आया हूं, क्योंकि मैंने पार्ट 2 में टाइम रिलैक्सेशन और ओम्स लॉ को समझा दिया था। और इस पार्ट 3 के वीडियो में मैं आप लोगों को ओम्स लॉ का डिडक्शन यानी ओम्स लॉ को फार्मूला के द्वारा फार्मूला के डिडक्शन करने यानी ओम्स लॉ के फार्मूला को उत्पत्ति करने सिखाऊंगा। तो चलिए समय न गवाते हुए शुरू करते हैं। ओम्स लॉ के फार्मूला को डिराइव करने के लिए यानी इसका फार्मूला को डिडक्ट करने के लिए हम लोग एक फिगर ले लेते हैं, उस फिगर के थ्रू डिडक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए कि ये कोई चालक है, ये जो दिख रहा है ये कोई चालक है जिसके अनुप्रस्थ काट यानी ये वाला जो गोला गोला वाला काट होगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है और सेक्शन एरिया कितना है a है। और चालक की तार की जो लंबाई है मान लीजिए l है, ठीक। उसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है e है और वे ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd से माइनस से प्लस की ओर क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, माइनस से प्लस की ओर गति कर रहे हैं। और आपको पता होगा कि अनुगमन वेग के जस्ट अपोजिट से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होती है, ठीक। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड किसके अपोजिट होती है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के जस्ट अपोजिट होती है। यानी अगर vd यानी इधर की ओर क्या होगा, अनुगमन वेग होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर अप्लाई होगी, इधर अप्लाई होगी, ठीक है। और इधर से ही करंट क्या करेगा, फ्लो करता है। तो मान लीजिए कि करंट I है, ठीक, और इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें E अप्लाई हो रहा है, उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो A इज क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया कॉमा L इज लेंथ, कॉमा लगा दीजिएगा, यहाँ पर जगह नहीं है तो यहाँ लगाते हैं, कॉमा E इज फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, vd इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, vd इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड E is magnitude of electric field of conductor, अब इसमें क्या है कि एक क्रॉस सेक्शन एरिया है, L क्या है, चालक के तार की लंबाई है यानी लेंथ है, vd क्या है तो अपोजिट डायरेक्शन में यानी अनुगमन वेग है, और E जो है फ्री इलेक्ट्रॉन है। उसमें क्योंकि vd जो होता है E के अपोजिट होता है, तो मान लीजिए कि अपोजिट दिशा में जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रही है उसका मैग्नीट्यूड E है, जिसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो आप क्या लिखेंगे, एंड I इज इलेक्ट्रिक करंट, I is electric current flowing through the conductor to the conductor। यानी मान लीजिए कि L जो है उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, L जो है चालक के तार की लंबाई है, E जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, vd क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी अनुगमन वेग है, और E जो है विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का जो परिमाण है वो मान लीजिए कि E है, जिसमें I एम्पियर की विद्युत धारा चालक के तार में प्रवाहित हो रही हो। तो यानी लिखेंगे वी नो दैट vd इक्वल टू क्या होता है, तो E टाउ बाई m, इसको आप लोग जानते होंगे, और इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 है। फिर देखिए आप लोग जानते हैं कि E इक्वल टू V बाई एल होता है, ये आप लोग जानते होंगे। E के वैल्यू को हम किस में पुट करेंगे, तो इक्वेशन नंबर 1 में तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ E इन इक्वेशन 1, यानी vd के वैल्यू E के वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 में रखते हैं, पुट करते हैं। तो क्या होगा, vd इक्वल टू क्या होगा, तो देखिए
ई होगा, और कैपिटल ई यानी कैपिटल ई बड़ा ई की जगह पर कितना लिख सकते हैं, वी बाई एल लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, वी बाई एल लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद टाउ लिखा हुआ है तो टाउ लिख दीजिए, और बाई कितना है तो एम है तो एम लिख दीजिए। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसको ठीक कर लीजिए पहले। तो वी डी इक्वल टू क्या होगा, ई भी टाउ बाई एल गुने एम, ये हो जाएगा। और इसको इक्वेशन नंबर आप मान लीजिए 2, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। अब हम लोग क्या जानते हैं, तो मिटा करके और फिर इसको आगे प्रूफ करते हैं। तब तक आप इसका क्या कीजिए कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब हम लोग इसके आगे प्रूफ करते हैं। ठीक, तो देखिए हम लोग क्या जानते हैं कि I बराबर एन ई ए भी डी। यहाँ तक मैंने पिछले वीडियो में समझाया भी है कि I बराबर एन ई ए भी डी कैसे आता है। अगर आपको ये नहीं समझ में आएगा तो आप पिछली वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या हम लोगों ने देखा कि I बराबर एन ई ए भी डी होता है। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, इसको इक्वेशन मान लीजिए 3 है। ठीक, अब क्या करेंगे कि इक्वेशन 2 को हम इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 3 में रख दीजिए। ठीक, अब अगर 2 के मान को हम 3 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, I बराबर क्या हो जाएगा, एन ई ए तो रहेगा, वी टी की जगह पर कितना लिख सकते हैं, ये पूरा लिख सकते हैं। तो वी टी की जगह पर जितना है पूरा लिखिए। तो क्या लिखा हुआ है वी टी की जगह पर, यहाँ देखिए वी टी है, और वी टी की जगह पर हम कितना लिख सकते हैं, ये पूरा लिख सकते हैं। तो जहाँ वी टी होगा हमें ये वाला पूरा लिखना होगा। तो देखिए वी टी की जगह पर क्या है, ई भी टाउ, तो क्या लिख सकते हैं, ई भी टाउ बाई एल इंटू एम, ये लिखा हुआ है। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा, I बराबर एन ई, देखिए ई 2 ठे है यहाँ पर, ई एक यहाँ भी है और ई एक यहाँ भी है। तो ये कितने हैं, 2 हैं, तो स्क्वायर लिख सकते हैं। उसके बाद क्या है ए, तो ए लिख दीजिए। ठीक, उसके बाद क्या है भी, तो भी लिख दीजिए। उसके बाद क्या है टाउ, तो टाउ लिख दीजिए। और नीचे क्या बचेगा, एल इंटू एम बचेगा। कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे हम लोग कि भी को यहाँ ले लाइए। अभी भी को क्या करना है, यहाँ ले लाना है। तो क्या हो जाएगा, I बटा भी बराबर क्या हो जाएगा, I बटा भी बराबर ये पूरा रहेगा एन ई स्क्वायर ए टाउ बटा एल इंटू एम। केवल यहाँ पर भी को मैंने यहाँ लाया है। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको अपोजिट पलट दीजिए, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। हो जाएगा, देखिए तो इसको हम क्या बोले थे कि उल्टा इसको कर दीजिए, इस तरह से रेसिप्रोकल कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। ठीक, तो क्या हो जाएगा, भी बटा I बराबर रेसिप्रोकल, आप लिख सकते हैं टेकिंग रेसिप्रोकल, टेकिंग रेसिप्रोकल। मान लीजिए कि रेसिप्रोकल ले रहे हैं। ठीक, जब रेसिप्रोकल लीजिएगा इसका उल्टा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इसको उल्टा करेंगे तो भी चला जाएगा, I के पास I चला जाएगा भी के पास, वही चीज़ लिखा। अगर मैंने लेफ्ट हैंड साइड को पलटा है तो इधर को भी पलटना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, उल्टा पलटेंगे, इस तरह से पलटेंगे तो L बाई एन, एल इंटू एम होगा। और नीचे क्या बचेगा, एन ई स्क्वायर ए और टाउ बचेगा। ठीक, अब ध्यान से देखिए यहाँ पर जो L है लेंथ ऑफ कंडक्टर है। मैंने यहाँ पर कंडक्टर बनाया भी था, इस तरह से बनाया भी था कंडक्टर कि कंडक्टर है मान लीजिए। ठीक, तो कंडक्टर का लेंथ बदल नहीं जाएगा, कुछ भी करेंगे तो लेंथ वही रहेगी अपने आप। कोई भी कंडक्टर का लेंथ जो होता है कभी नहीं बदलता है। तो लेंथ ऑफ कंडक्टर कैन नॉट बी चेंज। ठीक, यानी कांस्टेंट रहेगा, ऑलवेज कांस्टेंट। ओके, एम जो होगा वो भी नहीं बदलेगा। मास ऑफ जो ये वाला फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो कभी नहीं बदलते हैं। एन नंबर नहीं बदलते, ई स्क्वायर नहीं बदल सकता, एरिया नहीं बदल सकता, केवल टाउ बदल सकता है। लेकिन टाउ अगर डेफिनेट टेम्परेचर पर हो, अगर टेम्परेचर सेम हो तो टाउ भी नहीं बदलेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ हेयर एल एम एन ई एंड ए इज कॉन्स्ट, आर लिख देते हैं, ए आर कॉन्स्टेंट, आर सब क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। बट
I is constant at definite temperature, at definite टेम्परेचर। अगर डेफिनिट टेम्परेचर हो, नियत अगर ताप हो, निश्चित ताप हो, ताप भी अगर नहीं बदला जाए तो टाउ का भी मान कभी बदलता नहीं है। तो क्या हो जाएगा, v बटा आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे कांस्टेंट, और इसी कांस्टेंट को हम लोग r कहते हैं। कांस्टेंट को एक नाम दे देते हैं, क्या दे देते हैं, r दे देते हैं। ठीक, r यानी एक तरफ से क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ से v बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू आर, और यही आपका ओम का नियम है। शायद मुझे समझ में आ गया हो, शायद आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार फिर से इसको रिवाइज करा देते हैं। तो देखिए इक्वेशन जो 2 था और 1 था उसको तो मिटा दिया है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि थ्योरी से समझाना। मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने जो इक्वेशन 1 और जो 2 था वहाँ पर जगह की वजह से मैंने उसे मिटा दिया था, इसलिए मैं थ्योरी से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए I बराबर NEAVD होता है, ये आप भी जानते हैं, पिछले वीडियो मैंने बताया भी है। ठीक है, फिर क्या है, अगर वैल्यू क्या करेंगे कि जो इक्वेशन 2 को अगर हम थ्योरी में पुट कर देंगे, पीछे लिखा हुआ था, देख लीजिएगा इक्वेशन 2 क्या था, कि इक्वेशन 2 क्या था। तो देखिए VD बराबर क्या था, ई भी टाउ एल गुने एम आया था। आप देख लीजिएगा VD बराबर क्या आया था, ई भी टाउ बाई एल इंटू एम आया था। ठीक, अब उसके मान को हम यहाँ पर रख देंगे VD की जगह पर। VD की जगह पर रखिएगा तो इतना हो जाएगा, आपको ही पता है कि एन जैसे रहेगा वैसे ही रहेगा। अब VD की जगह पर इक्वेशन 2 में कितना था, ई भी टाउ बाई एल गुने एम था, देख लीजिएगा। अब उसको हम क्या कर सकते हैं, VD की जगह पर रख भी सकते हैं उसके मान को। तो आप जब रख दीजिएगा तो रखिएगा तो क्या हो जाएगा, एन तो रहेगा ही रहेगा। ई देखिए 2 ठे है तो 2 ठे हो जाएगा, फिर ए है एक ही है, फिर देखिए भी है तो भी हो जाएगा, टाउ है तो टाउ है, फिर एल गुने एम हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको हम भी को यहाँ नीचे ले लाएंगे, भी को क्या करेंगे, नीचे ले लाएंगे। तो ले लाइए भी, तो देखिए आई बटा भी हो जाएगा, भी को आई यहाँ लाइएगा तो नीचे तो हो जाएगा, क्रॉस क्या हो जाएगा, क्रॉस इधर में क्रॉस में चला जाएगा, मतलब नीचे चला जाएगा तो अपोजिट हो जाएगा। तो भी क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा तो आई बटा भी हो जाएगा बराबर NE² ए टाउ, और नीचे जो है वही रहेगा। अब इसको उल्टा कर दीजिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए, टेकिंग रेसिप्रोकल। जब इसको उल्टा करिएगा तो देखिए भी आई की जगह पर चला जाएगा और आई बी की जगह पर चला जाएगा, ये वाला नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे चला जाएगा, वही चीज़ यहाँ लिखा है। और यहाँ पर एल जो है लेंथ है, तो ये कभी बदलता नहीं है, मास नहीं बदल सकता, एन नंबर नहीं बदल सकते, ई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं बदलेंगे, ए एरिया नहीं बदल सकता है, केवल टेम्परेचर बदल सकता है। लेकिन अगर टेम्परेचर को डेफिनिट रखा जाए, नियत रखा जाए, तो टाउ का भी मान नहीं बदलेगा, यानी वो कांस्टेंट हो जाएगा, नियतांक हो जाएगा, रुक जाएगा, माने गिनती हो जाएगा। सीधा सीधी कहने का मतलब ये है। ठीक, गिनती कभी नहीं बदलते हैं। ठीक है, अचर बदलते हैं, कभी नहीं बदलते, अचर जो बदले ना, ठीक है, चर बदलते हैं, अचर नहीं बदलते, कांस्टेंट कभी नहीं बदलते, नियतांक कभी नहीं बदलते। तो क्या हो जाएगा, तो देखिए भी बटा आई पहले से था, अभी पूरा के पूरा किसी न किसी तरह से क्या हो जा रहे हैं, कांस्टेंट हो जा रहे हैं। तो इसी कांस्टेंट को नाम दे दिया गया आर। ठीक, तो भी बटा आई बराबर आर हो जाएगा, और भी बराबर क्या हो जाएगा, आई को यहाँ ले जाइए तो आई आर हो जाएगा, क्रॉस में चला जाएगा तो आई आर हो जाएगा, भी बराबर क्या हो जाएगा, आई आर। और यही आपका ओम का नियम है। आई होप दैट आपको ओम का नियम का सत्यापन करने आ गया होगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की सहायता से हम लोगों ने ओम के नियम का सत्यापन कर दिया है। आइए अब हम लोग लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ यानी ओम के नियम की सीमाओं को देखते हैं। तो वैसे तो आपको बहुत सारे सीमा पढ़ने हैं, लेकिन आपको 3 ही याद करना पड़ेगा। ठीक, ये कौन कौन से, इसको यहाँ पर देखिए। तो देखिए ओम का नियम का पहला सीमा क्या है कि इट इज़ ओनली अप्लाई ऑन ओमिक सब्सटेंसेस, यानी ये हमेशा ओमिक सब्सटेंसेस पर काम करता है। अब ये ओमिक सब्सटेंसेस क्या है, तो जो पदार्थ ओम के नियम का पालन करते होंगे, माने जिसमें ओम का नियम लागू हो जाता होगा, उसी को हम क्या कहते हैं, ओमिक सब्सटेंसेस कहते हैं। कोई दिक्कत। अब दूसरा क्या है, सम ऑफ डिवाइस, कुछ ऐसे डिवाइस होते हैं जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। कौन कौन से डिवाइस हैं, जैसे गैस हो गया, गैस पालन नहीं करता है क्योंकि गैसों में टेम्परेचर बदलती घटती रहती है। दूसरा रेक्टिफायर, रेक्टिफायर में भी जो टेम्परेचर है बदलती रहती है, जिसकी वजह से इस नियम का पालन नहीं हो पाता। उसके बाद ट्रांजिस्टर हो गया। ठीक है, ट्रांजिस्टर में भी ओम का नियम का पालन नहीं होता। क्यों नहीं होता, इसको हम लोग आगे की वीडियो में देखेंगे। ठीक,
उसके बाद क्या है तीसरा, एट द डिफरेंट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर अलग अलग हो तो इस नियम का पालन नहीं हो पाएगा, मतलब ये नियम लागू ही नहीं होगा। अगर टेम्परेचर बदल दिया जाएगा चालक में तो ये नियम का जो पालन है नहीं हो पाएगा। इस टेम्परेचर बदलता रहे घटता रहे, यानी बदलता रहे हमेशा, बढ़ता रहे घटता रहे, तो वैसी स्थिति में क्या होगा, ओम का नियम का पालन वहाँ पर नहीं होगा, और यही ओम के नियम की सीमा है। आइए अब हम लोग इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस यानी विद्युत प्रतिरोध को देखते हैं कि विद्युत प्रतिरोध क्या है। तो सबसे पहले इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं। तो देखिए कुछ नहीं है, द क्वालिटी ऑफ कंडक्टर, यानी ये कंडक्टर क्या है, क्वालिटी है, विच इज ऑब्स्ट्रक्शन पास्ड बाय द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, यानी विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट डालने वाले गुण को हम क्या कहते हैं, विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को रोक देना, उसी को प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध मतलब आप भी जानते होंगे कि मान लीजिए कोई हम बात बोलते हैं तो कोई दूसरा कोई क्या करता है, विरोध कर देता है, प्रतिरोध कर देता है। उसी तरह से इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस भी है कि जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है, करंट जाती है, तो करंट को रोकने वाले गुण को कुछ ना कुछ उसको रोकेगा, तो रोकने वाले गुण को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। मान लीजिए इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कोई इंसान दौड़ रहा था, अब क्या होगा कि अगर मान लीजिए रास्ते में कुआं आ गया और वो दौड़ रहा था स्पीड में, अगर मान लीजिए उसके अंदर प्रतिरोध करने का गुण ना हो, या कोई मान लीजिए कोई दीवार अगर मिल जाए तो उस दीवार में टकरा करके इधर हो जाएगा, नहीं। अब इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए कोई इंसान है, वो दौड़ते जा रहा है, रास्ते में एक कुआं है, अगर वो रुकेगा नहीं, मतलब उसमें रुकावट अगर उत्पन्न नहीं होगी किसी भी अवस्था के कारण, किसी भी तरह से अगर उसमें रुकावट नहीं होगी तो सीधे जाकर कुआं में वो गिर जाएगा। लेकिन अगर उसमें रुकावट हो गई, अगर वो रुक गया, मतलब कोई गुण ऐसा हो, मान लीजिए हवा मार दिया, एक बार हवा मारा कि गिर गया नीचे इधर पीछे, मतलब कुआं में नहीं गिरा, कुआं में पहुंचने से पहले ही किसी न किसी प्रकार से वो गिर गया किसी तरफ से, ठीक। तो पीछे की ओर गिरेगा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन वो कुआं में जाएगा तो वो गिर करके उसके साथ कुछ भी हो सकता है। तो उसी तरह से इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है कि जब भी विद्युत धारा जाती है तो वहाँ पर रुकावट उत्पन्न हो जाती है। मतलब ये मान लीजिए विद्युत धारा है इस तरह से जा रही है और यहाँ पर रुकावट करने वाला कोई दीवार है मान लीजिए, तो इस तरह से जब ये रोकेगा तो रोकने वाले गुण को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कहते हैं, विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। आई होप दैट आपको इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जानते हैं कि ओम के नियम से हम लोग क्या जानते हैं कि V बराबर आई आर, इसको हमने पीछे प्रूव भी किया है। तो V बराबर अगर आई आर हो तो R बराबर क्या होगा, V बटा आई हो जाएगा, V बटा आई होगा। और यही V बटा आई जो होगा, यानी अगर रेजिस्टेंस क्या है, विभवांतर और इलेक्ट्रिक करेंट यानी विद्युत धारा, विभवांतर और विद्युत धारा का रेशियो है, अनुपात है, ठीक। यानी R बराबर V बटा आई है, कोई दिक्कत। अब हम लोग यहाँ पर इसको क्या देखते हैं, इसके मात्रक को देख लेते हैं, इसके किसको देखते हैं, यूनिट को देखते हैं, यूनिट को देखते हैं। तो देखिए R का अगर यूनिट ऑफ R मान लीजिए, R का यूनिट देख लेते हैं। तो देखिए V विभवांतर का क्या होता है, वोल्ट होता है, क्या होता है, वोल्ट होता है, बटा I एम्पियर, A लिख देते हैं शॉर्टकट में, यानी V बटा A। अब एम्पियर कौन लिखेगा, यानी वोल्टेज और मतलब वोल्टेज और एम्पियर, इसका क्या हो गया, यानी इसको शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, वोल्ट प्रति एम्पियर। वोल्ट प्रति एम्पियर को ही हम क्या कहते हैं, ओम कहते हैं। क्या कहते हैं, ओम कहते हैं। यानी वोल्ट प्रति एम्पियर को क्या कहा जाता है, ओम कहा जाता है। और यही जो ओम है इसका क्या है, SI यूनिट है। क्या है, SI यूनिट है। यानी ओम का SI मात्रा क्या होता है, ओम होता है। इसको क्या पढ़ते हैं, ओम, इसको क्या पढ़ते हैं, हिंदी में ही लिख देता हूँ मैं, ओम। इस सिंबल को ओम कहते हैं, ठीक। यानी प्रतिरोध का SI मात्रा क्या हो गया, ओम हो गया। और ये आप 10 क्लास में पढ़े भी होंगे, इसलिए ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं लेके चलेंगे। बस आप समझ लीजिए कि विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रा क्या होता है, ओम होता है। ओम को इस सिंबल के द्वारा डिनोट किया जाता है, आपको पता होगा। और इसका डायमेंशन फार्मूला को देखते हैं। तो देखिए डायमेंशन फार्मूला मैंने शॉर्टकट लिखा है, क्योंकि मैं टाइम टू टाइम क्या करेंगे, हम लोग 11 क्लास का भी हम सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। उसमें जब मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा तो पहला चैप्टर यूनिट और डायमेंशन ही है, मतलब मेजरमेंट ही है। पहला चैप्टर तो आपको देखे ही होंगे कि 11 क्लास में क्या है, तो यूनिट और डायमेंशन है। मतलब
मात्रक और बीमा ही चैप्टर है, तो वहाँ पर मैं बीमा कैसे निकाला जाता है, किसी चीज़ का यूनिट कैसे निकाला जाता है, सारे चीज़ को हम एक एक करके आपको बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो क्या हो यहाँ पर शॉर्ट कर केवल देख लीजिए कि इसका डायमेंशन क्या होता है। डायमेंशन को कैपिटल ब्रैकेट के द्वारा इंडिकेट किया जाता है। उसके अंदर कुछ लिख दीजिए, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए का -2, यानी ए का पावर -2 क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए -2। क्या बोलेंगे, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए -2। याद हो जाएगा, एक दो बार कीजिएगा तो याद हो जाएगा। और ये क्या है, आर रेजिस्टेंस का क्या है, डायमेंशन फार्मूला है। क्या है, डायमेंशन, डायमेंशनल लिख दीजिए फार्मूला, डायमेंशन फार्मूला है। यानी रेजिस्टेंस का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए -1, और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, तो ओम होता है। बस आपको इतना ही याद रखना है, उसके आगे नहीं याद करना है, क्योंकि एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड ही आएंगे। अब ओम के बारे में बहुत सारा चीज़ नहीं होगा, इसको हम आगे क्लास में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आई होप दैट आपको ओम का नियम का सत्यापन और विद्युत प्रतिरोध समझ में आ गया होगा। अब हम लोग 1 ओम यानी 1 ओम की परिभाषा को देखते हैं। तो देखिए हम लोग क्या जानते हैं, वी नो दैट हम लोग क्या जानते हैं कि R बराबर V/I होता है, ये आप जानते होंगे। अगर मान लीजिए कि R का वैल्यू अगर 1 ओम हो, R का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, तो मात्रक पहले लिखते जाइए और 1 लगाते जाइए। ठीक, उसी तरह से V विभवांतर का क्या होता है, वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट, तो 1 वोल्ट लिख देते हैं। और I का क्या होता है, 1 एम्पियर होता है। यानी 1 ओम क्या है, तो 1 वोल्ट और 1 एम्पियर का रेशियो है, उसी को हम क्या कहते हैं, 1 ओम कहते हैं। क्या कहते हैं, ओम कहते हैं। फिर से देख लीजिए, R बराबर मैंने पीछे V/I लिखा था। अब मैं क्या करूँगा कि 1 ओम का डेफिनेशन क्योंकि बताना है, तो 1 सब में लगा देंगे, सबके यूनिट लिख करके, और अब क्या लगा देंगे, 1 लगा देंगे। ठीक, तो R का क्या होता है, ओम होता है, तो 1 लगाते जाइए। V का वोल्ट होता है, 1 लगा दीजिए। I का एम्पियर होता है, 1 पीछे लगा दीजिए। और ये क्या हो जाएगा, 1 ओम बराबर क्या होगा, 1 वोल्ट/1 एम्पियर। यानी क्या बोलेंगे कि 1 वोल्ट और 1 एम्पियर के रेशियो को हम क्या कहते हैं, 1 ओम कहते हैं। क्या कहते हैं, 1 ओम कहते हैं। इसका शॉर्ट कट क्या लिख सकते हैं, हेंस क्या कह सकते हैं कि द रेशियो ऑफ 1 वोल्ट and 1 एम्पियर is called, या are called 1 ओम। यानी 1 वोल्ट और 1 एम्पियर के अनुपात को 1 ओम कहा जाता है। द रेशियो ऑफ 1 वोल्ट एंड 1 एम्पियर इज कॉल्ड 1 ओम। आई होप दैट 1 ओम का डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब हम लोग प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक को देखते हैं, कि जो फैक्टर जो डिपेंड करता है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर को, उसको देख लेते हैं। यानी वैसे फैक्टर, यानी प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं, कौन कौन सा ऐसा कारक है, माने ऐसा कौन सा चीज़ है जो प्रतिरोध को प्रभावित कर देता है, माने प्रतिरोध को इधर उधर कर देता है, बदल देता है, उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले लेंथ को देखते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं, लेंथ को देख लेते हैं। लेंथ मतलब एल मान लीजिए। ठीक है, अगर एल, तो मान लीजिए अगर किसी चालक के तार की लंबाई बढ़ा दीजिएगा, तार छोटा है, अगर आप जोड़ जाड़ के बड़ा कर दीजिएगा, तो क्या होगा, उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो भी बढ़ जाएगा। क्या होगा, वो भी बढ़ जाएगा। यानी चालक का प्रतिरोध चालक के तार के लंबाई के समानुपाती होगा। जैसे जैसे आप तार को लंबा करते जाइएगा, वैसे वैसे उसका प्रतिरोध बढ़ने लगता है। याद रखिएगा कि अगर चालक का प्रतिरोध बढ़ाना है, तो चालक के तार की लंबाई को आपको बढ़ा देना पड़ेगा। तो ये फैक्टर डिपेंड किया कि नहीं किया, लंबाई बढ़ा दीजिएगा तो तार बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ठीक, और इसको इक्वेशन नंबर मान लीजिए 1। ठीक, दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या होता है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया देख लेते हैं। क्रॉस सेक्शन एरिया को हम ए मानते हैं। तो ए में क्या होगा,
आप मोटाई बढ़ा दीजिएगा, तार की मोटा बढ़ा दीजिएगा तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पहले इतना पतला थी, अब और मोटा कर दीजिएगा। जब ज़्यादा मोटा कर दीजिएगा तो क्या होगा, क्योंकि विद्युत धारा तो उतना ही बहेगा जितना उसको बहना था। तो प्रतिरोध तो मान लीजिए पहले आई जा रहा था तो आर था, लेकिन अब क्या हो रहा है कि अगर हम लोग एरिया को बढ़ा देते हैं, एरिया को बढ़ा देते हैं तो विद्युत धारा का मान तो उतना ही है, तो प्रतिरोधवा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि जगह हमने बढ़ा दिया है। तो अगर जगह बढ़ा दीजिएगा, एरिया बढ़ा दीजिएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा दीजिएगा तो चालक का प्रतिरोध कम हो जाता है। कम हो जाता है मतलब जितना आप इसको बढ़ाइएगा उतना ही के रेशियो में ये क्या होगा, कम होते जाएगा। यानी कह सकते हैं कि चालक का प्रतिरोध जो होता है उसके क्षेत्रफल के यानी क्रॉस सेक्शन एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, उसका अपोजिट होता है। अगर आप इसको बढ़ाइएगा तो ये घट जाएगा और इसको जितना कम करते जाइएगा प्रतिरोध उतना ही होता है। यही कारण है कि मोटा तार की अपेक्षा, ठीक है, पतले तार का जो प्रतिरोध होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक, और इसको इक्वेशन मान लीजिए 2 है। अब लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यानी इक्वेशन 1 एंड 2 से, 1 और 2 से। तो देखिए लेफ्ट के बराबर ही होगा तो इसको एक ही बार लिख सकते हैं। तो R प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, L यहाँ पर है तो L यहाँ लिख दीजिए, इनटू A देखिए यहाँ पर है, मतलब इसको एक ही बार लिखा जा सकता है। अगर एक रहेगा तो एक ही लिखा जा सकता है जो मैच करे किया है इधर। तो L क्या हो जाएगा, L इंटू 1/A, इसको एक साथ लिखेंगे तो, क्योंकि इधर ला तो एक ही था, इधर ला अलग अलग तो इंटू करना ही पड़ेगा। अब क्या लिख सकते हैं, तो R प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, L/A हो जाएगा। ठीक, अगर इस चिन्ह को हटाते हैं, याद रखिए अगर इस चिन्ह को हटाएंगे तो कोई नियतांक आ जाता है, कोई कांस्टेंट आता है, कोई गिनती आता है, कोई स्थिरांक आ जाता है, औचर आ जाता है, समझिए ना, कोई गिनती कोई नंबर आ जाता है। तो उस नंबर को यहाँ पर हम लोग रो कहते हैं। क्या कहते हैं, रो। पी लिख के और थोड़ा सा टेढ़ा कर दीजिए तो उसको हम रो कहेंगे। रो नाम का क्या आ जाता है, नियतांक आ जाता है। और एल जो होता है, एल चालक के तार की लंबाई है और एरिया जो होता है क्रॉस सेक्शन एरिया है। और यही जो है चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक से रिलेटेड जो फार्मूला है तैयार हो जाते हैं। और यहाँ पर क्या लिखेंगे इसके बारे में, यहाँ पर मैं यहाँ लिख देता हूँ कि जो रो है क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, रो इज कांस्टेंट, रो इज कांस्टेंट which is known as रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। क्या कहते हैं इसको, रेजिस्टिविटी के नाम से जाना जाता है। रेजिस्टिविटी या इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी बोल सकते हैं। तो रेजिस्टिविटी ऑफ, इसको रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर यानी प्रतिरोधकता कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में, प्रतिरोधकता। इसको लिख दे रहे हैं यहाँ पर, प्रतिरोधकता। इसको प्रतिरोधकता के नाम से जाना जाता है। यानी, और यहाँ पर P क्या है, P इज कांस्टेंट विच इज नोन एज रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। यानी P क्या है, एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोधकता कहते हैं। अब ये प्रतिरोधकता के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक, एक एक के बारे में हम एक एक चीज़ के बारे में एक ही साथ नहीं पढ़ेंगे, इसको अगला स्टेप कर करके हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे जिससे आपको पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, आई होप दैट आपको चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और उससे रिलेटेड जो भी फार्मूला बनते हैं वो भी आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम लोग कंडक्टिविटी यानी चालकत्व को देखते हैं। तो देखिए, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज ऑल्सो नोन एज कंडक्टिविटी। यानी प्रतिरोध के जस्ट अपोजिट, उल्टा को, यानी रेसिप्रोकल को, इन्वर्स को क्या कहते हैं हम लोग, कंडक्टिविटी कहते हैं, चालकत्व कहते हैं। और चालकत्व को अगर मान लीजिए कि इफ़ रो इज रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, मान लीजिए कि रेजिस्टिविटी रो क्या है, तो रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर है। रेजिस्टिविटी मतलब तो बताए थे कि प्रतिरोधकता इसको बोलते हैं हिंदी में। तो मान लीजिए कि रो क्या है, चालक का क्या है, प्रतिरोधकता अगर हो तो कंडक्टिविटी, चालकत्व क्या होगा, चालकत्व को सिग्मा द्वारा व्यक्त किया जाता है। चालकत्व को किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है, इंडिकेट किया जाता है, सिग्मा द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो सिग्मा बराबर क्या होगा, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, उल्टा होता है। यानी P अगर डायरेक्ट अगर मान लीजिए 2 अगर है
2 का रेसिप्रोकल अगर आपसे कोई निकालने के लिए बोलता तो नीचे लिख देते हैं, ऐसे ही लिखा जाता है। उसी तरह से रो के रेसिप्रोकल माने उल्टा, 1/उल्टा जो भी देखिएगा उसको उल्टा समझा जाता है। तो यहाँ देखिए 1/, यहाँ उल्टा, कुछ भी उल्टा हो। अगर यहाँ पर रो है तो रो यहाँ पर उल्टा कर देंगे। इसी को हम क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी कहते हैं, चालकत्व कहते हैं। सीधा सीधी बात क्या है कि रो के उल्टा को क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी कहते हैं, चालकत्व कहते हैं। वैसे भी देखिए प्रतिरोधकता मतलब रोकने वाला है, तो उसको चालू करने वाला कौन होगा, चालकत्व ही होगा। मतलब जा रहे हैं, रुके हुए हैं, तो अगर रुके हुए हैं और कोई धकेल देगा तो चालू हो जाएंगे। तो जो धकेल रहा है वो चालू ही तो है, और हम तो रुके हुए हैं। माने रुकना का क्या होता है, चलना ही तो उल्टा होता है। उसी तरह से ये रुकना है और ये क्या है, चलना है, ठीक है। तो उल्टा ही तो हो रहा है यहाँ पर। यानी बोल सकते हैं कि द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज ऑल्सो नोन एज कंडक्टिविटी। कोई दिक्कत, तो सिग्मा इसको कहा जाता है, कंडक्टिविटी को सिग्मा के द्वारा इंडिकेट करते हैं, दिखाते हैं। तो सिग्मा इक्वल टू 1/ρ होगा। और इसका जो यूनिट होता है, ए से यूनिट होता है ओ महोमीटर, ओम का जस्ट अपोजिट लिख लीजिए। ओम कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। अब इसका उल्टा कर दीजिए, इसका उल्टा कीजिए तो MHO, उल्टा लिखिए MHO लिखिएगा तो महो हो जाएगा। यानी क्या हो, देखिए यूनिट भी उल्टा है, ओम का जस्ट उल्टा क्या होता है, महो होता है, ठीक। उसी तरह से प्रतिरोध का जस्ट उल्टा कंडक्टिविटी होता है, चालकत्व तो होता है। कोई दिक्कत, मतलब सिग्मा जो होता है रो के हमेशा उल्टा ही होता है। तो इसका यूनिट भी उल्टा दे दिया गया है। यानी इसका ऐसा यूनिट क्या है, महोमीटर, ओममीटर नहीं, महोमीटर। आइए अब हम लोग कंडक्टेंस को देखते हैं। कंडक्टेंस क्या है, तो बोल सकते हैं कि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, कुछ नहीं है, प्रतिरोध के उल्टा को हम क्या कहते हैं, कंडक्टेंस कहते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाता है प्रतिरोधकता के उल्टा को क्या कहते हैं, तो कंडक्टिविटी कहते हैं। लेकिन रेजिस्टेंस के उल्टा को क्या कहते हैं हम लोग, कंडक्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, कंडक्टेंस कहते हैं। देखिए थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। अगर प्रतिरोधकता का उल्टा कोई आपसे पूछे तो आप तुरंत कंडक्टिविटी बता दीजिए। लेकिन अगर आपसे प्रतिरोध का उल्टा पूछे तो क्या बता दीजिएगा, कंडक्टेंस बता दीजिएगा। कोई दिक्कत, तो कंडक्टेंस को C द्वारा दिखाया जाता है। वैसे भी C कंडक्टेंस से स्टार्ट होता है तो C दिखाया जाता है। तो और R के उल्टा, देखिए R उल्टा ही तो लिखा हुआ है, R सीधा लिखा हुआ रहना चाहिए था, ऊपर लिखा हुआ रहना चाहिए था, और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है। यानी R के उल्टा को हम क्या कहते हैं, कंडक्टेंस कहते हैं। यानी प्रतिरोध के उल्टा यानी रेसिप्रोकल इन्वर्स को ही क्या कहते हैं हम लोग, कंडक्टेंस कहते हैं। इसी को चालकत्व कहा जाता है हिंदी में। क्या कहा जाता है, चालकत्व। उसी को हम चालकत्व कहते हैं हिंदी में, लेकिन कंडक्टेंस इंग्लिश में बोला जाता है। यानी C इक्वल टू 1/R हुआ। और इसका एस, अब इसके ऐसा यूनिट को देखते हैं। देखिए इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, साइमन होता है। और साइमन को ही ओम इनवर्स कहते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस का देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक है ये है, और R का क्या होता है, ओम होता है। तो 1/ओम को ही हम क्या कहते हैं, ओम इनवर्स कहते हैं। यानी ओम इनवर्स इसका ऐसा यूनिट होगा। और ओम इनवर्स को ही हम क्या कहते हैं, साइमन कहते हैं। यानी बोल सकते हैं कि SI यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज साइमन और ओम इनवर्स। आई होप दैट आपको कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। आज के लिए बस इतना ही। बाकी हम लोग नेक्स्ट सीरीज में यानी पार्ट 4 में इसके आगे पढ़ाएंगे कि जो प्रतिरोधकता है, प्रतिरोधकता कैसे कैसे अप्लाई होती है, क्या फार्मूला होता है, सारे चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।